Hello everyone, this is Mukesh Kumar and this is our lecture number 2. In this lecture we are going to study about some processes known as quasi-static process. Quasi-static process क्या है कि कोई भी आपका एक प्रोसेस है वो बहुत सारे छोटे छोटे प्रोसेस से मिलके बना हुआ होता है और हर एक प्रोसेस एक दूसरे प्रोसेस के साथ हमेशा इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होता है। तो वो प्रोसेस एक दूसरे के प्रोसेस के साथ इक्विलिब्रियम में होंगे और उनके बीच की जो प्रोसेस है जो डिस्टेंस है उसको अपन कहते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। दैट मीन्स अगर वो एक स्टेट है अपनी P1 V1 T1 और उससे वो दूसरी स्टेट P2 V2 T2 के ऊपर अगर जा रहा है तो दोनों की कंडीशंस के अंदर वैल्यू जो है P V और T की वो इक्वल रहेगी। तो इन दैट मीन्स उनके बीच की डिस्टेंस है वो इतनी कम होगी कि दोनों के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होगा और जो भी चेंजेस हैं वो नेग्लिजिबल होंगे। इसको अपन एक सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं, एक पिस्टन अरेंजमेंट और वेट अरेंजमेंट का। तो ये जैसे डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आपका एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर एक गैस भरी हुई है, उस गैस के ऊपर एक पिस्टन के ऊपर आपने लोड अप्लाई कर रखा है। तो उस लोड की वजह से ये जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है तब यहाँ पे एक बैलेंसिंग कंडीशन है, जो आपकी इनिशियल स्टेट होगी वहां तक आपका लोड है वो आपका यहाँ पे कैरी कर रहा है। दैट मीन्स इस प्रेशर की वजह से जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो इस लोड के इक्विवेलेंट है, तो वो वहां पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। अब जैसे ही इस वेट का एक फ्रैक्शनल पार्ट अपन यहाँ से रिमूव कर देते हैं कि जो कि बहुत ही मिनिमम होगा, तो उस पार्ट को अगर हमने रिमूव किया तो वो हल्का सा इतना चेंज होगा जो कि हमें दिखाई नहीं देगा, बट उसने अपनी पोजीशन है वो चेंज की है। तो जैसे ही उसने पोजीशन चेंज की उसके पॉइंट्स हैं जो कि कोऑर्डिनेट हैं वो चेंज होंगे, लेकिन जब ये नेग्लिजिबल चेंजेस है तो दैट मीन्स वो दोनों इक्विवेलेंट ही रहेंगे, जो P1 V1 और T1 की वैल्यू है वो वही रहेगी। तो इस तरह से हम धीरे धीरे अगर इसका वेट है रिमूव करते जाते हैं तो ये अपनी इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक पहुंच जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा कि हर एक प्रोसेस है वो दूसरे प्रोसेस के साथ हमेशा इक्विलिब्रियम में था। तो ऐसे जो प्रोसेस हैं जो इतने छोटे छोटे प्रोसेस होते हैं बहुत छोटे, उन प्रोसेसेस को हम कहते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। अब नेक्स्ट टर्म आती है इसके अंदर प्रेशर। प्रेशर को अपन जनरली डिफाइन करते हैं तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, पर स्क्वायर एरिया पे जितना फोर्स अप्लाइड होता है तो वो कंपोनेंट क्या कहलाता है? फोर्स या प्रेशर। जो फोर्स अप्लाई हो रहा है पर यूनिट एरिया के ऊपर तो वो है अपना प्रेशर। तो किसी भी सिस्टम के ऊपर अगर अपन प्रेशर को डिफाइन करना चाहते हैं तो इसको न्यूमेरिकली अपन डिफाइन कर सकते हैं, P इक्वल्स डेल एफ अपॉन डेल ए। इसकी जो यूनिट है वो एसआई सिस्टम में होती है पास्कल, और अगर अपन इसके देखते हैं कि पास्कल की वैल्यू कितनी होती है तो वो होती है 1 पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्विवेलेंट होता है। और अगर हम इसे और कन्वर्ट करना चाहें दूसरी यूनिट्स में तो वो है, इसकी यूनिट रहती है बार। तो एक बार की जो वैल्यू है वो होती है 10⁵ पास्कल, और अगर इसको अपन 10⁵ को कन्वर्ट करते हैं तो वो हो जाती है 1000 किलो पास्कल, 100 किलो पास्कल। और 100 किलो पास्कल है उसको भी अगर अपन कन्वर्ट करेंगे तो वो 0.1 मेगा पास्कल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से ये इसके डिफरेंट यूनिट्स हैं जिनको अपन कन्वर्जन के लिए यूज करते हैं। तो मोस्टली जहां भी प्रेशर की अगर बात आती है तो वहां पे अपने को इन यूनिट्स के बारे में पता होना चाहिए। और स्टैंडर्ड जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो एक एटमॉस्फेरिक इक्वल्स 101.325 किलो पास्कल के इक्विवेलेंट होता है। और अगर इसको हम बार में कन्वर्ट करते हैं तो किलो पास्कल में जो बार की वैल्यू है तो वो उसके अकॉर्डिंग इसको वैल्यू हो जाएगी 1.01325 बार। तो ये कुछ कन्वर्जन्स हैं प्रेशर के जो कि हमें याद होनी चाहिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, और किस तरह से हमें प्रेशर के बारे में की रिलेशन है उसको पता होना चाहिए। अब प्रेशर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो प्रेशर में जो कि अपना परफेक्टली अगर कोई वैक्यूम है तो वहां पे जो प्रेशर होता है उसको अपन कहते हैं परफेक्ट। वैक्यूम के अंदर प्रेशर होगा वो एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाया जाता है। तो जहां भी आपका परफेक्टली एब्सोल्यूट दैट मीन्स परफेक्ट वैक्यूम है वो एब्सोल्यूट प्रेशर है। और उसके अलावा अगर आपका कोई गेज है जिसके अंदर हमें प्रेशर को मेजर करना है तो वो एटमॉस्फेरिक में जो प्रेशर होगा वो आपका कहलाएगा गेज प्रेशर। और जो आपके कंप्लीट एनवायरनमेंट के अंदर जो प्रेशर है तो वो आपका कहलाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो अगर अपन इसको रिलेशन में डिफाइन करना चाहें तो एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल्स गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये उस कंडीशन में होता है जब गैस प्रेशर की वैल्यू
एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होती है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू गैस प्रेशर से कम है तो गैस प्रेशर वहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो उसको अपन नेगेटिव है तो उसके अकॉर्डिंग डिफाइन कर लेते हैं। तो ये थी प्रेशर के मेजरमेंट की बातें। तो इसी को फिनोमेना को यूज करके कुछ मेजरिंग डिवाइसेस बनी हुई हैं जिनके थ्रू अपन प्रेशर को मेजर करते हैं। तो प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस हैं वो आपको नीचे डायग्राम में दिखाई दे रही हैं। बॉर्डन गेज एंड इसके अलावा आपका यूट्यूब इंडिकेटर गेज। तो यूट्यूब है उसके अंदर आप कैसे प्रेशर को डिफाइन करते हैं। तो इस तरह से आपके अलग अलग जो प्रेशर गेज हैं उनमें बेसिकली फिनोमिना यही रहता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जो आपका गैस प्रेशर है उन दोनों के बीच के डिफरेंस को कैलकुलेट करके इसके अंदर प्रेशर को मेजर किया जाता है। जैसे ये आपका यूट्यूब मैनोमीटर है, इसके अंदर एक आपके जो इसके बार है वो ओपन है जहां से आपका प्रेशर है वो आपको मेजर करना है। दूसरी तरफ ये एटमॉस्फेयर में ओपन है तो दैट मीन्स जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो इसके ऊपर अप्लाई होगा। और इस ट्यूब के अंदर होता है मरकरी। तो जैसे ही आप जहां का भी प्रेशर इसके अंदर मेजर करना चाहते हो वहां पे ये ट्यूब आप अप्लाई करेंगे तो उस तरह आपका जितना भी इसके ऊपर प्रेशर होगा उस प्रेशर की वजह से मरकरी के दोनों ट्यूब्स के अंदर एक डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। जितना भी डिफरेंस होगा उसकी एक हाइट होगी, वो हाइट अपन मेजर कर सकते हैं जेड की फॉर्म में। तो जो भी उसकी वैल्यू आएगी वो जेड इक्वल्स आपकी हाइट आ जाएगी। अब यहाँ पे इसको अगर अपने को प्रेशर को मेजर करना है कि ये प्रेशर है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो उस प्रेशर की वैल्यू को मेजर करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं जो कि आपका फॉर्मूला आता है पी जी इक्वल्स जेड रो जी। इनकी यूनिट अगर अपन देखते हैं तो जेड है वो अपनी हाइट है दैट मीन्स मीटर में, रो है वो आपकी, तो यहाँ पे रो है आपकी स्पेसिफिक डेंसिटी। और ये जो स्पेसिफिक डेंसिटी है वो हमें यूज करनी है मरकरी के लिए। तो मरकरी के लिए स्पेसिफिक डेंसिटी रहती है रो इक्वल्स 13,616 kg पर मीटर क्यूब। तो ये डेंसिटी आपकी रहेगी रो की जो कि हमें फॉर्मूलाज में यूज करनी है। फिर जी जो है आपका वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसको अपन ग्रेविटी भी बोलते हैं। तो ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है इसकी फोर्स इसकी एक्सेलरेशन की यूनिट होती है अपनी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वो यूनिट अपन यहाँ यूज कर रहे हैं। तो दैट मीन्स अगर तीनों यूनिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके प्रेशर की यूनिट आ जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और आपका फॉर्मूला होगा जेड रोज जी। तो अगर 1 m ऑफ एच जी के लिए अगर अपन कैलकुलेट करते हैं तो 1 मीटर एच जी के लिए जेड इक्वल्स 1, रो इक्वल्स 13,616 इंटू जी की वैल्यू होती है 9.81। तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1.3366 बार। तो दैट मीन्स अपन जब भी प्रेशर को मेजर करते हैं उसके डिफरेंस को अपन मेजर कर सकते हैं कि कितना उसमें डिफरेंस है, कितनी उसकी हाइट में चेंजेस आ रहे हैं। तो वो जो हाइट में चेंजेस हो गए इन मीटर्स के, उन मीटर्स से अपन इस फॉर्मूला को यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसका प्रेशर कितना है यहाँ पे। नेक्स्ट टर्म आपकी आती है एनर्जी। एनर्जी को अगर अपन डिफाइन करते हैं तो एनर्जी क्या है, एनर्जी एक कैपेसिटी है कि जो किसी भी फोर्स को एक डिस्टेंस के थ्रू एक्सर्ट करती है। तो दैट मीन्स एनर्जी इज ए कैपेसिटी टू एक्सर्ट ए फोर्स थ्रू ए डिस्टेंस एंड इट मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन वेरियस फॉर्म्स। ये अपने आप को बहुत सारी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती है। तो इंजीनियरिंग प्रोसेस जिनके अंदर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी यूज होता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, एक स्टोरेज से दूसरी फॉर्म्स में यूटिलाइजिंग है, वो वर्किंग सब्सटेंसेज में है। तो वो सारे प्रोसेस हैं वो इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स में आते हैं। तो इसीलिए हम एनर्जी की यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। एनर्जी की यूनिट होती है वो रहती है एसआई यूनिट में न्यूटन मीटर या जूल। और अगर हम स्पेसिफिक एनर्जी की बात करें तो स्पेसिफिक एनर्जी की यूनिट रहेगी आपकी जूल पर केजी, क्योंकि स्पेसिफिक है वो पर केजी ऑफ मास के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद आपकी टर्म आती है पावर। द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर और स्टोरेज इज कॉल्ड पावर। तो दैट मीन्स अगर हम इसको रेट के लिए अप्लाई कर देते हैं एनर्जी के लिए तो वो क्या हो जाएगा, पावर। और इसकी यूनिट रहती है आपकी वॉट, किलोवाट या मेगावाट। एक वॉट है तो उसकी यूनिट होगी 1 जूल पर सेकेंड, या जूल को अपन लिख सकते हैं न्यूटन मीटर। तो ये हो जाएगी 1 न्यूटन मीटर पर सेकेंड। और अगर किलोवाट है तो दैट मीन्स वो कितना हो गया, 1000 वॉट। तो ये था आपका लेक्चर नंबर 2 जिसके अंदर कुछ बेसिक डेफिनेशन थी, कुछ फॉर्म्स थी जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कुछ इक्विपमेंट्स हैं जैसे आपके प्रेशर मेजरमेंट के लिए हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो वो सब हमने इसके अंदर स्टडी किया है अच्छे से। बाकी आप और भी अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप डायरेक्टली पूछ भी सकते हैं।
तो उम्मीद है आपको इन टॉपिक्स में कोई डाउट नहीं रहेगा और आप अच्छे से इनको क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।